हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम चैप्टर 1 की पार्ट 3 लेकर आ चुके हैं। क्लास 10th कंटेम्प्रेरी इंडिया जो फर्स्ट वाली बुक है आपकी, उसमें तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था लैंड यूटिलाइजेशन तक। ठीक है, मतलब कि लैंड कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया और लैंड डिग्रेडेशन और उसके मेजर्स को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको ये समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। ये वीडियो देखने के बाद अगर आप एक बार अपनी बुक की रीडिंग करोगे तो आप आराम से अपने नोट्स खुद बना सकते हो और पेपर में आराम से लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे इस प्रकार की वीडियोस आपको मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस कर देना और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना, जिससे उनको भी हेल्प मिले। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। तो देखिए, लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया, तो लैंड कहाँ कहाँ यूज़ करता है, लैंड को कहाँ यूज़ करना है, वो हमें दो फैक्टर से पता चलता है। पहला फिजिकल फैक्टर और दूसरा ह्यूमन फैक्टर। तो इन चीज़ों को डिटरमाइन करने के बाद, इन चीज़ों का पता लगाने के बाद ही हम किसी भी लैंड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फिजिकल फैक्टर क्या है, जैसे टोपोग्राफी है, मतलब वो पहाड़ वाला इलाका है या प्लेन वाला इलाका है। ठीक है ना, तो पहाड़ वाले इलाके में तो एग्रीकल्चर हो नहीं सकती। ठीक है, प्लेन में ही हो सकती है। क्लाइमेट कैसा है उसका, बारिश होगी कि नहीं होगी, सॉयल टाइप्स कैसा है, फर्टाइल है कि नहीं है। तो ये सब फिजिकल फैक्टर में हमको देखना पड़ता है। अब ह्यूमन फैक्टर क्या है कि पॉपुलेशन डेंसिटी देखनी पड़ती है। जैसे देखो शहर में क्या होता है, शहर में बहुत कम आपको एग्रीकल्चर लैंड मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कम से कम लोग एग्रीकल्चर फील्ड में जाते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर अच्छी टेक्नोलॉजी है आपके पास तो एग्रीकल्चर करने में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा कि आपको लैंड का यूज़ करने मिले, लैंड का यूज़ करने के लिए आपको फिजिकल फैक्टर एज वेल एज द ह्यूमन फैक्टर को डिटरमाइन करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कुछ हमारे पास स्टैटिक्स है। ये स्टैटिक्स बताया गया है कि लैंड यूज़ कैसे कैसे होता था। ये वाला जो है 1961 से 61 का है। उस बीच मतलब कैसे लैंड होते थे, कितने परसेंट लैंड में फॉरेस्ट था, कितने परसेंट बैरन और अन एग्रीकल्चर था, कितने परसेंट पैस्चर वाले थे, जहाँ पे मतलब कैटल जो थे वो चरते थे, घास खाते थे। ठीक है ना, और ये 2014 और 15 का है। तो देखो, आपको मैं आइडिया बता देता हूँ, बाकी आप पढ़ लेना। देखो, ये जो ब्लू वाला है वो फॉरेस्ट है, ये जो ब्लू वाला है वो फॉरेस्ट है। तो आप देखो 1961 में जो अपना टोटल जोग्राफिकल एरिया है उसका 18.11%, जो 18.11% है वहाँ पे फॉरेस्ट होता था। चीज़ देखोगे 2014 और 15 में, तो देखो ये इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है ना, 18.11% था 1961 में, अब ये इंक्रीज़ हो गया है 23.3% में। तो मतलब हमको देखने को मिला कि जो फॉरेस्ट लैंड है इंडिया में वो बढ़े हैं, मतलब कि जो जंगल हैं उनका जो क्षेत्र है वो बढ़ा है, लोग ने ज़्यादा पेड़ लगाए हैं। ठीक है ना, मतलब ये हमारे फ़ायदे के लिए हुआ है। ठीक है, अब जैसे दूसरी चीज़ देख लो आप, बैरन ऑन अनकल्चरेबल वेस्टलैंड, तो ये 18.11% था और ये 5.5% हो गया है ना, मतलब कि अब कम हो रहा है। ये बैरन ऑन अनकल्चरेबल लैंड वही होते हैं, मतलब जो ज़मीनें बंजर हैं, जिनको 5 साल के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर उसके बाद उस पर खेती की जाती है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें कम हुई हैं। ठीक है, तो आप ऐसा देख सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड है, यहाँ 61 62 में 4.7 था और 2014 में 3.3 हो गया, मतलब कम हुआ है। अब ये इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है कि पहले जो होते थे लोग जानवरों को ज़्यादा पालते थे। ठीक है, ज़्यादा उनके पास गाय होती थी, बैल होते थे, क्योंकि बहुत सारे जो एग्रीकल्चर भी होते थे ना वो जानवरों की मदद से होते थे। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है, इसलिए अब लोग जानवरों को पालना भी बंद कर चुके हैं। ठीक है, अब वो प्राइवेट सेक्टर की ओर जाते हैं, बहुत से लोग एग्रीकल्चर में भी नहीं आते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको आइडिया दे दिया, आप इसको आप रीड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो जो इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया है ना वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा होगा 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। अगर आप इसको हिंदी में बोलो तो ये है 32,87,263 किलोमीटर, 32,87,263
किलोमीटर स्क्वायर है। मतलब इतना जोग्राफिकल एरिया है इंडिया का, ठीक है, जिसमें से जो हमारे पास डाटा है वो 93% का है, 7% का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, जैसे त्रिपुरा हो गया, नागालैंड हो गया, आसाम को छोड़कर, आसाम के तो कुछ डाटा है हमारे पास, लेकिन और कुछ जो स्टेट्स हैं उनके डाटा नहीं है। जैसे अगर नॉर्थ में देखा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर का कुछ एरिया जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया, जिसको हम पीओके बोलते हैं, उसका भी नहीं है। कुछ चाइना का एरिया भी हमारे पास, उसका भी डाटा नहीं है। इसलिए 7% जो डाटा है हमारे पास नहीं है, ठीक है। अब देखो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि जो लैंड अंडर परमानेंट पेस्चर हैज़ ऑल्सो डिक्रीज, कम हुआ है। क्यों? मैंने आपको रीज़न बता दिया कि पहले लोग कैटल्स को, जानवरों को ज़्यादा पालते थे क्योंकि उनसे एग्रीकल्चर भी होता था। आप एग्रीकल्चर में जानते हो, अगर गांव से रिलेटेड हो, आप जुड़े हुए हो, तो आपको ये पता होगा कि जो जुताई होती है उसमें पहले बैल का यूज़ किया जाता था, ठीक है, लेकिन आजकल ट्रैक्टर आ चुके हैं, तो अब बैल कोई नहीं यूज़ करता। हार्डली आपको बता दूं कि 5% 6% लोग यूज़ करते होंगे, बाकी सबके पास ट्रैक्टर होते हैं, ठीक है। तो ये है। अब बात आती है कि जब ये पेस्चर्स लैंड कम हो गए हैं, तो जिनके पास अभी हैं, मतलब जो कैटल हैं गांव में तो होते ही हैं जानवर, तो वो अपने जानवर को फीड कैसे करते हैं, उनको खाना कैसे देते हैं? तो आप देखो, जैसे आप थ्रेसिंग करते हो, ठीक है, तो पैडी का थ्रेसिंग करते हो, धान जिसको बोलते हो आप, तो जब उससे जो भूसा निकलता है, हस्क निकलता है, ठीक है, तो वो आप रख लेते हो, उससे क्या करते हो, आप अपने जानवरों को खाना देते हो, ठीक है, फीड करते हो। तो ये होता है। तो अब ग्रेजिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो, और देखो, जो 80% जैसे जो ये ग्रेजिंग एग्रीकल्चर लैंड होते हैं वो हर स्टेट में अलग अलग होते हैं। जैसे 80% जो टोटल एरिया है पंजाब और हरियाणा में, वहाँ पे 80% एरिया में एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, लेकिन अगर वहीं हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात करें, तो मात्र 10% में होता है। क्यों होता है? ये टोपोग्राफी के कारण। मैंने आपको बताया था कि लैंड यूज़ करना है तो ह्यूमन फैक्टर एज वेल एज फिजिकल फैक्टर को देखना पड़ेगा। तो 10% इसलिए होता है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर जैसे इलाकों में क्या है, पहाड़ ज़्यादा हैं, इसलिए वहाँ एग्रीकल्चर करना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो ये था, ठीक है। अब अगर देखो फॉरेस्ट एरिया देखो कंट्री में, तो अभी मैंने आपको बताया फॉरेस्ट एरिया कितना है, अभी 23.3% है, लेकिन हमारा जो डाटा है वो क्या बोलता है कि ये कम है। अभी कितना होना चाहिए? 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया में फॉरेस्ट होना चाहिए नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार, ठीक है। अब ये क्यों होना चाहिए इतना ज़्यादा? अब आप सोच रहे होंगे कि 23% ज़्यादा थोड़ी है, सॉरी कम थोड़ी है, हम इतने में भी खुश हैं। तो लेकिन हमको इकोलॉजिकल को बैलेंस करने के लिए ये करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल देख रहे हो कि ह्यूमन कितना ज़्यादा इन्वायरमेंट पोल्यूटेड कर रहा है, ठीक है, और जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम आ रही हैं। तो इकोलॉजिकल को बैलेंस करने के लिए हमें ज़्यादा ज़रूरी है फॉरेस्ट होना, ठीक है। तो ये, और आपको बता दूं कि जो बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेस्ट इलाकों के आसपास रहते हैं, उनका जो लाइफ स्टाइल है वो फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट है, वो जंगलों पर ही निर्भर है, उनको खाना वहाँ से मिलता है, कपड़ा मिलता है। तो अगर उन जंगल कम होंगे, फॉरेस्ट एरिया कम होगा, तो ये उनके लिए क्या होगा? घाटे का सौदा होगा, है ना। तो इसलिए भी देखा जाता है। अब देखो, कुछ एरिया जो है वो वेस्टलैंड के अंदर भी आता है, ठीक है। जैसे जो नॉन एग्रीकल्चर, जहाँ पे खेती नहीं की जाती, वो कैसे के होते हैं? वो पहाड़ इलाके होंगे, या एरिड होगा, डेजर्ट वाले होंगे, ठीक है। नॉन एग्रीकल्चर, जैसे रोड भी बने, वहाँ भी तो खेती नहीं की जा सकती। जहाँ रेलवे बनी है वो भी नॉन एग्रीकल्चर लैंड है। तो कहने का मतलब कि जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होती वो वेस्टलैंड में आ जाते हैं। और वेस्टलैंड मैंने आपको बता दिया कि रोड्स जहाँ पे हैं, रेलवेज हैं, ठीक है, एरिड है, डेजर्ट है, ये सब वेस्टलैंड में आ जाएंगे। अब देखो, जो लगातार हम इतने समय से लैंड का यूज़ किए जा रहे हैं, उससे क्या हो जा रहा है? उससे लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है। जो ज़मीनें हैं वो ख़त्म हो रही हैं, लैंड डिग्रेडेट हो रहा है। तो अब लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, और उससे लैंड डिग्रेडेशन को कैसे बचाया जा सकता है? क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए जिससे हम लैंड डिग्रेडेशन से छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है। तो देखिए, आपको पता है कि जो हमारे पास ज़मीनें हैं, गाँव में हैं, कहीं भी हैं, तो वो हमारे पहले पूर्वजों के पास थी, आज हमारे पास है, आने वाले समय में हमारे बच्चों के पास होगी, फिर उनके पास होगी, ठीक है। मतलब कि ये बहुत दिनों से ऐसा चला आ रहा है, ठीक है। और हम बोल सकते हैं कि जो हमारी 95%
कि जो बेसिक नीड्स है, जिसको आप रोटी कपड़ा मकान बोलते हो, फूड शेल्टर एंड क्लॉथिंग, वो किस पर डिपेंड करती है? लैंड पर। आप कोई भी काम करते हो ज़मीन पर करते हो, ठीक है, घर बनाते हो ज़मीन पे। अगर आप में से कोई हवा में रहता हो तो वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर लोग तो ज़मीन पे ही रहते हैं, है ना? एलियन नहीं होंगे जो हवा पे रहते होंगे, ठीक है। तो अब देखो, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, इसके कारण सबसे ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है। उससे जो पेस है नेचुरल फोर्सेस का, वो लैंड को डैमेज कर रहा है। अब कैसे कर रहा है? जैसे मान लो आप माइनिंग करते हो, अब माइनिंग करते हो तो जो लैंड का जो फोर्स है वो क्या हो रहा है, वो कमज़ोर कर दे रहे हो आप, उसमें खुदाई करके, उसमें माइनिंग करके आप कमज़ोर कर रहे हो। तो जब भी ऐसी कोई नेचुरल फोर्सेस आएंगी, जैसे बारिश हो गई, ठीक है, तो उससे क्या होगा, लैंड स्लाइड होने का खतरा रहता है। तो इससे भी लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। क्लियर है? अब देखो, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, आपको बता दूं, बहुत सारे महान आत्माओं ने, जो वैज्ञानिक लोग हैं, उन्होंने तर्क भी रखा है कि अगर दुनिया ख़त्म होगी तो दुनिया को ख़त्म करने में सबसे अहम रोल निभाएंगे मानव, ठीक है ना, जो ह्यूमन है, वो उनका जो रोल होगा वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा दुनिया को ख़त्म करने में। तो वही बोला गया है कि जो कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, जिसके कारण लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन। आजकल देखते हो कुछ भी डेवलपमेंट करना है तो सबसे पहले पेड़ों को काटा जाता है, ओवर ग्रेजिंग के कारण, ठीक है, माइनिंग के कारण, माइनिंग एंड क्वेरिंग के कारण, ठीक है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है। अब माइनिंग करने के बाद जो साइट्स हैं उनको छोड़ दिया जाता है, ठीक है, वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, ठीक, ओवर बर्डनिंग हो जाती है, जिसके कारण भी ये सब लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। बहुत सारे स्टेट्स में, जैसे झारखंड ले लो, छत्तीसगढ़ ले लो, मध्य प्रदेश ले लो, उड़ीसा ले लो, यहाँ इतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन किया जाता है माइनिंग के लिए कि जिसके कारण लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। क्लियर है? अब गुजरात को ले लो, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, यहाँ पे इतनी ओवर ग्रेजिंग हो रही है, और ओवर ग्रेजिंग एक मेन रीज़न बन गया है लैंड डिग्रेडेशन का। क्लियर है यहाँ तक? आगे देख लो, पंजाब ले लो, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ पे इतना ज़्यादा इरिगेशन किया जा रहा है, ओवर इरिगेशन, ठीक है। अब सिंचाई तो ज़रूरी है, इरिगेशन तो ज़रूरी है, लेकिन अगर आप ओवर इरिगेशन करते हो तो वहाँ पे फिर जो वहाँ की मिट्टी है वो सैलिनिटी में इंक्रीजमेंट हो जाती है, मतलब वो नमक की मात्रा उसमें ज़्यादा हो जाती है। एल्कलिनिटी में, सॉइल में जो होती है एल्कलिनिटी, उसमें भी इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब जो मिनरल प्रोसेस लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन, ठीक है, सीमेंट बनाते हो तो सीमेंट में जब बनाने में उसके जो डस्ट पार्टिकल है वो पहले हवा में जाते हैं, फिर आने के बाद वो सेटल डाउन हो जाते हैं, कहाँ पे सेटल डाउन हो जाते हैं? ज़मीनों पर, जिसके कारण क्या हो रहा है, एयर तो पोल्यूशन हो ही रहा है, साथ साथ जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो भी ख़त्म हो रही है। तो ये कुछ कारण थे, ठीक है, जो कि आप बोल सकते हो लैंड डिग्रेडेशन का कारण थे। अगर शॉर्ट में मैं बताऊं तो डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, ओवर ग्रेजिंग, ओवर इरिगेशन, ठीक है, और जो ये मिनरल प्रोसेसिंग है लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन, ये भी कुछ हद तक क्या कर रहे हैं, लैंड डिग्रेडेट कर रहे हैं। अब बात आती है कि इसको रोका कैसा जाए, ठीक है। तो अब अगर आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काट रहे हो, तो उसका उल्टा करो, एफॉरेस्टेशन करो, ठीक है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग करो, उसकी मैनेजमेंट करो कि कितना ग्रेजिंग करना है, ठीक है। अब देखो, प्रॉपर मैनेजमेंट से ही क्या किया जा सकता है, माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, प्रॉपर डिस्चार्ज किया जा सकता है इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस को। अब देखो, बहुत सारी जो फैक्ट्रीज़ हैं, उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, उससे भी बहुत ज़्यादा क्या होता है कि अपना जो लैंड डिग्रेडेट होता है। क्लियर है? ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे सॉइल एज अ रिसोर्सेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।